अस्सलाम वालेकुम। अ टॉपिक इज़ अबाउट द मेल प्रेजेंटेशन और ये वाला जो टॉपिक है ये आपका लेबर के अलावा किसी चैप्टर में है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक ऑब्स्टेट्रिक्स 10 टीचर्स एंटीनेटल ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस। उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा ऑन द पेज नंबर 90 फीटल मेल प्रेजेंटेशन एट टर्म। वैसे हमने नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो है वो देखी थी कि वो क्या होती है कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है, ऑक्सीपिट और एंटीरियर होना चाहिए और इस तरह से इजीली डिलीवर हो सकता है बेबी। लेकिन मेल प्रेजेंटेशन क्या होगी? मेल प्रेजेंटेशन क्या होती है कि अदर देन सिफेलिक कोई भी प्रेजेंटेशन होगी तो दैट इज़ मेल प्रेजेंटेशन। और मेल प्रेजेंटेशन में भी द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है दैट इज़ द ब्रीच प्रेजेंटेशन। फिर आपका एक एमसीक्यू आता है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन जो है ये टर्म प्रेगनेंसीज में कितने परसेंट चांसेस होते हैं इसके? दैट इज़ 3 to 4%। फिर ये होता है कि इसके अलावा और भी ज़्यादा मेल प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं ब्रीच के अलावा, लाइक ओब्लीक एंड ट्रांसवर्स लाइव्स हो सकते हैं, या कोई और प्रेजेंटेशन होगी लाइक फेस प्रेजेंटेशन हो सकती है, शोल्डर प्रेजेंटेशन हो सकती है। हमारा जो कंसर्न है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ अबाउट द ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है सबसे पहले तो आपको पता है वो क्या होती है, जिसमें जो प्रेजेंटेशन होती है दैट इज़ ऑफ द बटक्स या फुट, उसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं कि बेबी उल्टा होता है। अब इसकी जो टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं, एक इनकम्प्लीट होता है, एक कंप्लीट होता है और एक फ्रैंक ब्रीच होता है। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर आपको नज़र आ रहा होगा कि बेबी जो है उसकी हिप्स जो हैं दैट इज़ वहाँ पे फ्लेक्शन है, जबकि जो नीज़ हैं वहाँ पर क्या है? एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिसमें एक्चुअली हिप्स पे फ्लेक्शन होगी और नीज़ पे एक्सटेंशन होगी, दैट इज़ द फ्रैंक ब्रीच या एक्सटेंडेड ब्रीच भी हम इसको कहते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द ब्रीच। नेक्स्ट इज़ द कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच में क्या होगा? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर के जो नीज़ हैं वहाँ पर भी फ्लेक्शन है और जो हिप्स हैं वहाँ पर भी फ्लेक्शन है, दोनों साइड्स पे क्या है? फ्लेक्शन है। तो जब दोनों फ्लेक्स होंगी तो दैट इज़ द कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच मीन्स के बटक्स जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं, तो कंप्लीट ब्रीच होगी या फ्लेक्स्ड कह सकते हैं। देन इज़ द इनकम्प्लीट ब्रीच। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि एक जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक टांग जो है वो बाहर निकली होगी बेबी की और दूसरी टांग जो है वो फ्लेक्स होगी। तो क्या होगा कि इसमें एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर वन और द बोथ हिप्स नॉट कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड, प्रेजेंटिंग पार्ट में बी बटक्स और वन और बोथ फीट। तो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है दैट इज़ द इनकम्प्लीट ब्रीच। कि बस इसमें आपने ये याद रखना है कि बेबी जो है वो टांग बाहर निकाल के उसने रखी हुई है, और जो कंप्लीट ब्रीच होगी उसमें वो बेबी चौंकनी मार के बैठा हुआ है, इसको हम कहते हैं आम ज़बान में जो हम भी बैठते हैं, ठीक है। और जो फ्रैंक ब्रीच है उसमें उसने क्या किया होगा कि अपनी टांगें बिल्कुल सीधी की होंगी, एक्सटेंड की होंगी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्रीच। अब जो ब्रीच प्रेगनेंसी में जो फ्रैंक ब्रीच है और जो कंप्लीट ब्रीच है, ये दोनों जो है वो वेजाइनली इनकी हम डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर बेबी जो है वो फुटलिंग ब्रीच के साथ, इसको इनकम्प्लीट ब्रीच को हम फुटलिंग ब्रीच भी कहते हैं जिसमें टांग बाहर आई होती है, इस वाली को हम वेजाइनली नहीं कर सकते डिलीवर। इसके लिए हमें सी सेक्शन पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी हमने वेजाइनली कर सकते हैं, दैट इज़ द फ्रैंक ब्रीच और द कंप्लीट ब्रीच। जबकि जो इनकम्प्लीट ब्रीच होती है जिसमें फुटलिंग ब्रीच होती है, बेबी की एक टांग बाहर आई होती है, इसको हम वेजाइनली जो है वो इसकी बर्थ नहीं करवा सकते, इसके लिए हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्रीच। क्यों इसको हम सी सेक्शन से करेंगे, क्यों हम इसको वेजाइनली नहीं कर सकते? इसकी वजह ये है कि इसकी वजह से कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, इसका अलग टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, और फुट प्रोलैप्स हो सकता है, तो इस वजह से हम इसको नहीं करते।
फिर हमने बात करनी है प्रेजेंटिंग प्री डिस्पोजिंग कॉजेज़ ऑफ ब्रीच। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, कॉजेज़ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर द ब्रीच प्रेजेंटेशन, कि ब्रीच बेबी जो है वो अपना सर क्यों नहीं नीचे लेके आता, क्यों अपने बटक्स और टांगे को नीचे दे देता है। नॉर्मल तो बेबी को उससे पहले को होना चाहिए, तो ऐसी क्या वजह है कि वो ब्रीच हो गया है। सो इसको आप 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। या तो कोई फीटस का अपना मसला है जिसकी वजह से उसने ब्रीच प्रेजेंटेशन कर ली है, या मदर का कोई मसला है। मोस्टली हमारी ये दोनों मेन होती हैं। अगर हम फीटस की बात करें तो फीटल में क्या हो सकता है, लाइक हाइड्रोसिफिलिस है, बेबी का सर जो है वो इतना बड़ा हुआ है ड्यू टू हाइड्रोसिफिलिस, जिसकी वजह से उसका सर नीचे फिक्स नहीं हो सकता सर्विक्स पे। या एनेंसेफेली है तो वो भी नहीं फिक्स होगा। फिर फीटल न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी में तो वैसे ही जो फीटस होते हैं वो एक दूसरे को धिक्के देते रहते हैं, तो वो सिफेलिक होता ही नहीं है। कभी कभार ज़्यादातर ब्रीच हो जाता है बेबी, एक या दोनों हो जाते हैं। देन द IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, बेबी छोटा सा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अपना हेड फिक्स नहीं कर पा रहा। देन प्री मेच्योर बेबी है। सो ये सब कॉजेज़ होते हैं, फीटल कॉजेज़ ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज़ द लाइकर। अगर बहुत ज़्यादा इम्नियोटिक फ्लूइड है, पॉलीहाइड्रोमनियोज है, या बहुत कम फ्लूइड है, ओलिगोहाइड्रोमनियोज है, उस कंडीशन में भी बेबी का सिफेलिक प्रेजेंटेशन मुश्किल हो जाता है एंड इट गोज़ इनटू द ब्रीच प्रेजेंटेशन। देन इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत छोटी है कि वो बेबी को एक प्रेजेंटेशन नॉर्मल नहीं दे सकती, देन इट विल रिजल्ट इन द ब्रीच प्रेजेंटेशन। एंड मेटर्नल कॉजेज़ में क्या आ जाता है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल यूट्रस की स्ट्रक्चरल एनॉमलीज़ हैं, लाइक वहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया है कि नीचे जो सर्वाइकल ओस जहाँ पे है वहाँ पे करके जो है वो प्लेसेंटा पड़ा हुआ है, प्लेसेंटा प्रीविया है, या कोई वहाँ पे कोई भी मास है, कोई ट्यूमर है, कोई फाइब्रॉइड है। इन सब की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली बेबी का हेड जो है वो नीचे फिक्स नहीं होगा और वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन की बजाय ब्रीच प्रेजेंटेशन में चला जाएगा। सो ऑलवेज़ जब भी आपको लगे कि बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक नहीं है, वो कोई और है, तो आपने जो है ये सारी कंडीशंस रूल आउट करनी है। लाइक यू हैव टू एक्चुअली अल्ट्रासाउंड, आपने अल्ट्रासाउंड किया और आपने देखा कि कहीं प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं पड़ा हुआ, या मदर की कोई स्ट्रक्चरल एनॉमली तो नहीं है, कोई ट्यूमर, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। उसके बाद आपने क्या देखा, फीटल कॉजेज़ देखे कि कहीं उसके एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा या कम तो नहीं है, या फीटल हुड, उसकी फीटस का कुछ सर बना हुआ है, हाइड्रोसिफिलिस तो नहीं है, IUGR तो नहीं है, कोई मल्टीपल प्रेगनेंसीज तो नहीं है। इन सबको रूल आउट करना है आपने ब्रीच प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि दीज आर द कॉजेज़। So these are the causes of breech presentation. Next is complications of breech. कि ब्रीच जो है अगर बेबी की टांगे नीचे है या बटक्स नीचे है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अभी हमने डिस्कस किया, अगर तो बेबी जो है वो इनकम्प्लीट ब्रीच में है, फुटलिंग ब्रीच में है, तो इट कैन रिजल्ट इन द कॉर्ड प्रोलैप्स और द फुट प्रोलैप्स। देन इसके अलावा क्या हो सकता है, CTG एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं कि जो साइटोट्रोफोग्राफी उसकी एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स की वजह से मोस्टली ऐसा होता है कि कॉर्ड अगर प्रोलैप्स कर जाए, टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, तो उसमें CTG एबनॉर्मलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। देन इज़ अ डैमेज ऑफ द विजुअल ऑर्गन्स ब्रेकियल प्लेक्सस। अगर हम ब्रीच डिलीवरी करना शुरू कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा कि विजुअल ऑर्गन्स या ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो डैमेज हो सकता है। देन डिले इन द हेड डिलीवरी होगी, हेड जो है वो नीचे ही नहीं आ रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्ड कंप्रेशन एंड एस्फिक्सिया। ये हम कॉर्ड की जब पढ़ेंगे ना टॉपिक तो फिर आपको समझ आ जाएगा इसको भी परेशान होने की बात नहीं है इसमें। रैपिड हेड डिलीवरी, अगर हम ये करते हैं कि उसकी ब्रीच प्रेजेंटेशन है और हम कहते हैं किसी तरह बेबी को बाहर निकालो जल्दी से, और हम उसको खींच के बाहर निकाल रहे हैं, जल्दी से उसका सर हमने बाहर निकाला, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, टेंटोरियल टेयर्स आ सकते हैं या इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो सकती है, और हेड इंट्रैप भी कर सकता है अगर सर्विक्स डायलेट ही नहीं हुई तो उसके रिज़ल्ट में ये भी होगा।
देन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच। मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच में ये है कि अब हमने ब्रीच की जो है डिलीवरी करवानी है या नहीं करवानी, हमारा क्या प्लान होगा, तो उसकी बात करने लगे हैं। अब 36 वीक्स पे हमने जो है ना कोई प्लान करना होता है। उससे पहले अगर ब्रीच है तो हम सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मल्टी पैरा है, मोस्टली उसमें ये होता है कि वो ब्रीच जो है वो खुद ही सेफेलिक प्रेजेंटेशन में आ जाता है अगर कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं होती। 36 वीक्स के बाद या 36 वीक्स पर जो है ब्रीच जो है उसको हम कंफर्म करते हैं ऑन द अल्ट्रासाउंड। वैसे हमने जो है वो एब्डोमिनल पैल्पेशन वगैरह करके देखी तो हमें नज़र आया, हमें फ़ील हुआ कि बेबी का हेड तो नीचे है ही नहीं है। फिर हमने अल्ट्रासाउंड किया, हमें अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म हो गया कि बेबी जो है वो ब्रीच है। इसके अलावा हमने साथ ही देख लिया कि अल्ट्रासाउंड करते करते कि अच्छा ब्रीच तो है लेकिन किस वजह से है, कहीं मल्टीपल जेस्टेशन की वजह से तो नहीं है, या वहाँ पर कोई एमनियोटिक फ्लूइड की एब्नॉर्मलिटी की वजह से तो नहीं है, ज़्यादा या कम होने की वजह से कोई फीटल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, उसको कोई हाइड्रोसेफलस तो नहीं है, या उसकी एनेंसेफेली तो नहीं है, कहीं प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं बढ़ा हुआ जिसकी वजह से हो गया। तो ये सारे वो जो ऊपर हमने कॉजेज़ देखे हैं वो सारे अल्ट्रासाउंड से हमने रूट आउट करने हैं कि कहीं ब्रीच प्रेजेंटेशन की कॉज क्या है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। देन हमने वुमेन जो है, जो फीमेल होगी जिसका वो बेबी है ब्रीच प्रेजेंटेशन में, उसको 3 ऑप्शंस देने हैं कि वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर दिस। ईदर वी कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, कि हम जो है खुद हाथों के साथ जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसको हम सेफेलिक करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि ब्रीच विजाइनल डिलीवरी, हम आपकी नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी ही करेंगे, लाइक इन केस ऑफ ये भी कर सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि हम आपकी नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी कर दें, लाइक इन केस ऑफ अगर वो या तो कंप्लीट ब्रीच है या वो फ्रैंक ब्रीच है, फिर इनकम्प्लीट होगी तो फिर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा उसको। देन इलेक्टिव सी सेक्शन भी आप काम कर सकते हैं, तो आप चूज़ करके बता दें आप कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहेंगी, या तो विजाइनली आप करना चाहेंगी, उसका फिर आप उनको बताओगे कि विजाइनली करने के नुकसान भी हैं, कोई मसला हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, तो फिर हमें सी सेक्शन पे फिक्स होना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ इलेक्टिव सी सेक्शन मतलब प्लान्ड सी सेक्शन भी कर सकते हैं हम आपका। और तीसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि हम जो है वो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन करें। एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन जो है वो सिंपली ये होता है कि हम उसकी बेबी की बाहर से सेफेलिक प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाऊंगी जस्ट, इसमें बाहर से हम जो है वो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेबी को मूव करते हैं जहाँ पे उसकी फ्लैक्शन ऑफ हेड हुई होती है उस साइड पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बेबी का हेड होता है ऊपर की तरफ और नीचे जो है वो बेबी की लेग्स होती हैं। तो हम बेबी की एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन करते हैं, मतलब हेड को हमने यहाँ लेके आना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करके, और लेग्स को हमने ऊपर लेके जाना होता है। एज यू कैन सी इन दिस वीडियो ही इज़ परफॉर्मिंग द एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन of the baby. You can also search it on the Google, on the YouTube, external cephalic version to turn a breech baby, Dr. Danny Tucker। ये एंड पे जाके वो सारी करने के बाद जो है वो जब प्रेजेंटेशन उसकी हो जाएगी नॉर्मल, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड करके चेक करेंगे कि इधर जो हमने परफॉर्म किया वो ठीक हो गया या नहीं हुआ, मतलब नीचे हमारा हेड आ गया बेबी का या नहीं आया, इसको कंफर्म करते हैं। इसके बारे में हम प्रोसीजर सारा आप देखते हैं इसका हम बुक से। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, बेबी जो था वो इस तरह से था, ब्रीच प्रेजेंटेशन में था, और हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेबी को मूव किया तो उसका जो हेड है वो नीचे आ गया। दिस इज़ द एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन टेक्निक। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं हम, बुक से भी आप देख लीजिएगा, यही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन होता है ये मोस्टली हम मल्टी पैरास्फी जो फीमेल्स होती हैं उनमें इसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, अगर हम इसको परफॉर्म करते हैं तो बेबी इजीली जो है वो सेफेलिक प्रेजेंटेशन में आ जाता है फ्रॉम द ब्रीच प्रेजेंटेशन। एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन मतलब कि बाहर से हम जो है एब्डोमिनली उसकी जो सेफेलिक्स हेड है उसकी हम वर्जन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा होता है प्री रिक्वेस्टीज़ में, दैट इज़ द टोकोलिटिक नाइफ डिपीन।
टोकोलिटिक मीन्स कि जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस हैं उसको हम रोकेंगे, ताकि जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो ये ना हो यूट्राइन कंट्रैक्शन शुरू हो जाएं और बेबी का जो है ना लेबर स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट पेशेंट को हम मोस्टली लेफ़्ट लेटरल टिल्ट पे अगर रखें तो दैट इज़ बेटर। पोजीशन बता दी। उसके बाद 37 वीक्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। 37 वीक्स से पहले हम इसको परफॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम उसको टर्म से पहले ही करना शुरू कर दें तो ऐसे हो सकता है कि अगर हम उसको परफॉर्म करें तो वो दोबारा से उसी पोजीशन में वापस आ जाए, तो इस वजह से उसको 37 वीक्स पे करते हैं। दूसरा, इसलिए हम 37 वीक्स से पहले नहीं करते क्योंकि जब हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो पेशेंट की जो मतलब बेबी जो है उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो प्री मैच्योर रप्चर हो सकती हैं। तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं, तो इस वजह से अगर वो पहले ही रप्चर हो जाएंगी तो टर्म से पहले तो बेबी जो है वो नहीं सही पैदा होगा ना। तो यहाँ पर हम 37 वीक्स के बाद अगर करते भी हैं तो अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो भी जाए तो बेबी कैन बी डिलीवर्ड और ठीक होगा बेबी। तो इस वजह से 37 वीक्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है या 37 वीक्स के बाद परफॉर्म किया जाता है, उससे पहले हम इसको परफॉर्म नहीं करते। देन हेड जो है वो इंगेज नहीं होना चाहिए। खुद सोचने वाली बात है ना, अगर हेड जो है वो नीचे इंगेज हो गया हो, पेल्विक ब्रिम के नीचे चला गया हो, स्टेशन उसका ज़ीरो से नीचे चला गया हो, एब्डोमिनली 2/5 पैल्पेबल ना हो, इंगेज हो गया हो मींस, तो हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। हेड उसका वैसे ही इंगेज जो है वो हो गया हो तो, या हेड की अगर बात नहीं की जाए वैसे ही अगर हम कहें तो फिर भी ठीक है। नेक्स्ट, कोई यूट्राइन एनॉमली नहीं होनी चाहिए, लाइक वो हमने कॉजेज़ में डिस्कस किया कि यूट्राइन एनॉमली नहीं होनी चाहिए, फिर हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। सफिशिएंट लाइकर होना चाहिए, मींस ना पॉलीहाइड्रोमनियोज होना चाहिए ना ओलिगो। अगर उसमें हम ऑब्वियसली परफॉर्म करेंगे तो वो मसले की बात हो जाएगी बेबी के लिए। नॉन टेंस रिलैक्स्ड यूट्रस होना चाहिए, इसलिए हमने पहले नाइफ्टिपीन दिया था ताकि टोकोलिटिक हो जाए, यूट्राइन कंट्रैक्शंस ना हो। सी सेक्शन नॉट इंडिकेटेड, कोई भी ऐसी वजह ना हो कि सी सेक्शन इंडिकेटेड हो। लाइक सी सेक्शन की बहुत सी इंडिकेशंस होती हैं, तो वो इंडिकेट नहीं होता फिर हम ये परफॉर्म करते हैं। अगर इंडिकेटेड होगा सी सेक्शन, ऑब्वियसली वी विल गो फॉर दैट। अगर हम इसको दोबारा से मतलब इसको हम परफॉर्म करते हैं एक्सटर्नल स्फेलिक वर्जन को और बाद में हम सी सेक्शन कर देते हैं तो क्या फ़ायदा? सी सेक्शन इंडिकेट नहीं होगा, फिर करेंगे। एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए। ये खुद सोचने वाली बात है कि हम परफॉर्म करें तो ब्लैडर को एम्प्टी करेंगे पहले, क्योंकि हम बाहर से प्रेशर दे रहे हैं। नो मोर देन 3 अटैम्प्ट्स। अब मेन बात आ जाती है कि 3 दफ़ा आप उसको परफॉर्म करें, कोशिश करें। अगर तीन अटैम्प्ट्स के बाद वो नहीं बेबी अपनी पोजीशन में वापस आता सेफेलिक में, तो आप छोड़ दें, यू विल चूज़ अनदर ऑप्शन। नॉट मोर देन 10 मिनट्स, और 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। 10 to 15 मिनट्स का हम रखते हैं। 10 to 15 मिनट से ज़्यादा हमने उसको परफॉर्म नहीं करना। सो दीज आर द प्री रिक्वेस्टेज, यू शुड नाउ दीज ऑल। देन जब हम ये परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करके चेक करेंगे। मैंने आपको वीडियो में दिखाया। CTG परफॉर्म करेंगे कि बेबी जो हमने उसको सीधा किया है उसको कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है हार्ट वगैरह की। परविजनल ब्लीडिंग देखेंगे कि कहीं वो तो नहीं स्टार्ट हो गई, या रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स तो नहीं हो गई, यूट्राइन रप्चर तो नहीं हो गया। RH नेगेटिव फीमेल है तो उसको हम 500 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटी डी प्रोफ्लेक्सिस दे देंगे। सो दीज आर एक्चुअली के हाउ ECV हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और उससे परफॉर्म करने से पहले कौन सी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, और उसको परफॉर्म करने के बाद हमने क्या चीज़ें करनी है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली हम एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन कब नहीं करेंगे? जब पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया होगा, प्री क्लैम्पसिया के पेशेंट है, हिस्ट्री है एंटीपार्टम हैमरेज की, हिस्ट्री है सी सेक्शन की, स्कार बना हुआ है उसके यूट्रस पे ऑलरेडी, मायोमेक्टमी का स्कार है, कोई भी लाइकर इशू है, लाइक उसको ओलिगो या पॉली है, सी सेक्शन इंडिकेटेड है, मल्टीपल जेस्टेशन है, तो ऑब्वियसली इन केसेस में हम ये जो है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन करने की कोशिश नहीं करेंगे, वी विल चूज़ अनदर ऑप्शन। और ये जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इस दौरान क्या हो सकता है, कौन से रिस्क हैं फीटस को? फ्रैक्चर्स हो सकते हैं बेबी को,
उसके टीयर्स हो सकते हैं, ब्रूजर्स हो सकते हैं, प्लेसेंटा अब्रप्ट कर सकता है, अपनी जगह से हिल सकता है, उतर सकता है जब हम परफॉर्म कर रहे हो। रप्चर ऑफ प्रीमेच्योर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकती है, कॉर्ड एक्सीडेंट हो सकता है, लाइक कॉर्ड प्रोलैप्स कर सकती है, फीटल ब्रैडिकार्डिया में जा सकता है, मीन CTG एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, इस वजह से हम बाद में इसको चेक करते हैं। ट्रांसप्लेसेंटल हेमरेज हो सकता है। तो प्लेसेंटा का क्या है, या तो अब्रप्ट होगा या हेमरेज होगा, और इसके अलावा वहाँ पे टीयर्स, ब्रूजेस वगैरह आ सकते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स कर सकती है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं, फीटल ब्रैडिकार्डिया में जा सकता है। सो ये सब था हमारा एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन का। नेक्स्ट जो हमारा चॉइस है, ऑप्शन है जो हमने फीमेल को देना है विजाइनल डिलीवरी का, उसको हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।